जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि पेपर 1 का है। चैप्टर का नाम है शिक्षण की बाल केंद्रित एवं शिक्षक केंद्रित विधाएँ। मतलब शिक्षण की जो विधि है, दो तरह की विधि होती है। एक होती है बाल केंद्रित, एक होता है शिक्षण केंद्रित, यानी शिक्षक के हिसाब से, और दूसरा होता है बालक के हिसाब से। तो दो तरीके की विधियां हैं। दोनों विधियों का डिटेल में हम लोग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, ये ना सिर्फ बीएड बल्कि ये टेट और सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपका केवल बीएड है तो कोई मतलब आपका एम अगर केवल बीएड है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आपका एम टेट और सुपर टेट है तब तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने जा रहा है। ठीक है, और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में होगा कि हमें टेट और सुपर टेट करना है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि किनका टारगेट बीएड है, किनका टारगेट टेट है और किनका टारगेट सुपर टेट है। ठीक है, अगर जिनका टारगेट सुपर टेट है वो लोग मेरे से जुड़े रहें, क्योंकि बीएड के बाद हम टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन लाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करवाएंगे, और न सिर्फ तैयारी करवाएंगे, आप लोग को सफलता भी दिलवाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। टेट और सुपर टेट तक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही किताबों से रिसर्च करके आपको अच्छे क्वेश्चन देंगे, ताकि आप सुगमता से आधा घंटा 1 घंटा का डेली वीडियो देखिए और आपका पता चला धीरे धीरे करते करते सुपर टेट निकल गया। ठीक है, तो टारगेट सुपर टेट लेके चलिए। बीएड तो रास्ते का समझिए कि एक पत्थर है, रास्ते का पत्थर है, तो बीएड ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो टारगेट रखिए सुपर टेट का कि सुपर टेट करके हमें कैसे भी गवर्नमेंट जॉब लेना है। ठीक है, बीएड टारगेट रखेंगे तब तो फिर सुपर टेट आपको बहुत कठिन लगेगा। टारगेट सुपर टेट की तरफ रखिए, बीएड ऑटोमेटिक आपको निकलते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो टारगेट को हमेशा ऊंचा रखिए, बड़ा रखिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफलता पा सकें। तो अभी आप लोग अपना टारगेट बता दीजिए हमें कमेंट करके। अभी वीडियो पॉज करिए और अपना कमेंट लिखिए कि आपका टारगेट सुपर टेट है कि बीएड है। ठीक है, जिनका टारगेट सुपर टेट है वो लोग हमसे जुड़े रहें, हम उनको कहीं ना कहीं कैसे भी उनको सुपर टेट कराएंगे। और जो लोग मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो लोग 100% पास करेंगे। पास ही नहीं बल्कि उनका मार्क्स भी समझिए कि 90+ मार्क्स आएगा, 90+, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और हम कोई भी पॉइंट को, कोई भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। सारे टॉपिक से हम क्वेश्चन बनाए हैं, सारे टॉपिक को टच करते हुए जा रहे हैं। तो आप लोग कोई भी वीडियो मिस मत करिए, 2 बार 4 बार, जब तक कि आपको ध्यान में याद ना हो जाए। बल्कि आप नोट्स बनाइए, हालांकि नोट्स बनाने का तब टाइम नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में याद करते जाएँ। और हम एक और सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि हम क्वेश्चन पूछेंगे डेली, 1-1, 2-2, 4-4 क्वेश्चन ऐसे रैंडम डालेंगे और आप लोग उसका जवाब देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे कम्युनिटी सेक्शन में आएगा। जब मेरा यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो उसमें एक कम्युनिटी टैब होगा, ये प्लेलिस्ट टैग होता है, उसी प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी टैब होगा, तो उसमें जाएंगे तो क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर दें। कहीं भी डाउट हो तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि हम अपना देख सकें कि हमारे बच्चे किस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, उनका तैयारी लेवल क्या है, हमें और कितना मेहनत करना। क्योंकि छात्र के हिसाब से ही शिक्षक को मेहनत करना होता है। छात्र अगर अच्छा कर रहा है तो शिक्षक कम भी मेहनत करेगा तो उसका काम हो जाएगा, लेकिन अगर छात्र का लेवल डाउन है तो शिक्षक का लेवल हाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे और उसी हिसाब से हम टेट और सुपर टेट का क्वेश्चन सीरीज तैयार करेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन रखिए। और आप लोग को पता है हमारा एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन होता है, लाइक और कमेंट से। तो लाइक करते रहिए वीडियो को, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लर्निंग, जिसका चैप्टर 12 है शिक्षण की बाल केंद्रित एवं शिक्षक केंद्रित उपागम। मीन्स बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित उपागम मतलब विधि। मतलब बाल केंद्रित विधि क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि क्या है। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चैप्टर 12 है शिक्षक की बाल केंद्रित एवं शिक्षक केंद्रित उपागम। इंग्लिश में इसका नाम है टीचिंग ऑफ लर्नर सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इस लर्नर मीन्स छात्र, टीचर मीन्स शिक्षक। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। बाल केंद्रित
शिक्षण उपागम किसे कहते हैं? कि उपागम मीन्स होता है विधि, तरीका, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षण मतलब बच्चे से जो केंद्रित हो, ध्यान से अगर शब्दों को पकड़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो बच्चों से केंद्रित हो, बच्चों से केंद्रित हो मतलब बालक की रुचि, रुझान और क्षमताओं को ध्यान में रखकर जो पढ़ाया जाए, जो उपागम दिया जाए, जो मतलब विधि से पढ़ाया जाए, वो होती है बाल केंद्रित शिक्षण, ठीक है। मीन्स बालक की रुचि, रुझान तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर जो उपागम दिया जाए, ठीक है। ये हो गया बाल केंद्रित, मतलब पूरा तरीके से बच्चों पे केंद्रित होगा, ठीक है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि कोई ना कोई काम का, हर काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास, ठीक है। मतलब बालक का चारों दिशा में विकास हो, ठीक, सब चीज़ में विकास हो। जैसे बालक की जो इच्छा करे वही पढ़ रहा है तो अपने मतलब उसका चारों तरफ से विकास होगा, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए क्या क्या विशेषताएं इसकी। मनोवैज्ञानिक शिक्षण मीन्स मनोवैज्ञानिक शिक्षण होगा, उसके दिमाग में जो चल रहा होगा वही बोलेगा कि सर यही पढ़ाइए, और वो पढ़ाने से उसका मनोवैज्ञानिक शिक्षण होगा कि चलो भाई जो दिमाग में आया वही चीज़ हमको जानकारी मिल गई। दूसरा बाल प्रधान शिक्षण, मतलब बालक को प्रधान मानते हुए, प्रधानता देते हुए शिक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ये बाल प्रधान शिक्षण हो गया। अगला है रुचि और क्षमताओं का विकास। रुचि और क्षमताओं का विकास मतलब उसके अंदर रुचि आएगी, क्या ये तो हम सर से पूछ लिए, अब दूसरा चीज़ और ढूंढे क्या है और क्या पूछे, मतलब वो अपने दिमाग में रुचि लेते हुए आएगा, ढूंढेगा इधर उधर से कि और क्या हम खोजें और सर से पूछे, क्योंकि जो हम लोग कह रहे हैं वही तो सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा रुचि और क्षमताओं का विकास होगा, उसका इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने में, और इंटरेस्ट जग गया तो फिर पढ़ाई तो अपने आप होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट जगेगा। सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण, सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण होगा, मैंने आसान हो जाएगा शिक्षण और पढ़ने में मन लगेगा। अगला पॉइंट है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण प्रबल, जो उसका ज्ञानेंद्रिय है उसके प्रशिक्षण, उनको प्रशिक्षण मिलेगा, उनके मस्तिष्क का विकास होगा, ठीक है। तो सर्वांगीण विकास हो रहा है, सब चीज़ों में उसका विकास हो रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है बाल केंद्रित शिक्षण का क्या क्या महत्व है? देखिए महत्व क्या है इस शिक्षण में। शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है, बिल्कुल सही, केंद्र बिंदु बालक है, जो बालक कह रहा है वही शिक्षक पढ़ा रहा है, तो केंद्र बिंदु बालक हो गया। दूसरा महत्व क्या है? इस विधि के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण दिया जाता है। मतलब बालक की रुचि, क्षमता और प्रवृत्ति को ध्यान में रख के, भाई वो जो कहा है वही चीज़ तो पढ़ाना है, तो उसी चीज़ को ध्यान में तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से किया। अगला पॉइंट है इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण मतलब जो बालक कहा वही हम पढ़ा दिए तो व्यक्तिगत शिक्षण हुआ। दूसरा बालक आएगा सर हमको ये, तो उसको वो बता दिए, तो ये भी एक तरह से व्यक्तिगत शिक्षण हो गया, ठीक है। सामूहिक शिक्षण क्या होता है? जैसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण, जैसे हम पढ़ाना चाह रहे हैं कोई टॉपिक, तो हम पढ़ाएं जिसका मन हो या जिसका मन ना हो, सबको वही पढ़ना, वही सुनना, ये हो गया। ये व्यक्तिगत नहीं कहलाएगा। व्यक्तिगत शिक्षण मतलब जो जिसको जो चाहिए वही चीज़ उसको मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला है पॉइंट, इसमें स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित। भाई स्वाभाविक है, अनुशासन स्थापित होगा ना, क्योंकि वही पूछा है कि सर ये बताइए, और वही चीज़ हम बताएंगे तो ध्यान से सुनेगा, ठीक है ना। ज़बरदस्ती उसको नहीं किया जा रहा है, उसने पूछा और उसी को बताया जा रहा है, तो जो चीज़ कोई पूछता है उसी को वही चीज़ बताइए तो ध्यान से सुनता है, तो अनुशासन ऑटोमेटिक उनके अंदर पैदा हो जाएगा, ठीक है। अगला है इसमें उससे शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलता है। बिल्कुल सहायता मिलेगा, शारीरिक विकास होगा और मानसिक विकास भी होगा, क्योंकि वो जो चाह रहा है, जो इच्छा हो रही है वही चीज़ उसको मिल रहा है, ठीक है। तो जिसकी जो इच्छा पूर्ण होती जाए तो उसका तो हर चीज़ सर्वांगीण विकास होगा ही, हमेशा हंसता खेलता रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक केंद्रित उपागम क्या है? देखिए अब आगे दूसरा तरीका, शिक्षक केंद्रित उपागम मतलब जस्ट उसके उल्टा। इसमें शिक्षक केंद्रित रहेगा, मतलब शिक्षक जो चाहेगा वही पढ़ाएगा, ठीक है। देखिए शिक्षक द्वारा अपने विषय वस्तु के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर छात्रों को शिक्षा दिया जाना। मतलब शिक्षक बोले कि नहीं आज हम चैप्टर 2 पढ़ाएंगे तो चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, किसी छात्र का मन हो या न हो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया शिक्षक केंद्रित उपागम। शिक्षक की जो इच्छा होगी वो पढ़ाएगा, बालक की इच्छा हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे लेक्चर देना, शिक्षक क्या लेक्चर देता है, कोई चीज़ व्याख्या करता है। जैसे आज मान लीजिए बाबर के बारे में कोई शिक्षक आया और व्याख्या करना चाह रहे हैं, बाबर के बारे में वो बताएगा, चाहे किसी को शेरशाह सूरी पढ़ना हो, चाहे किसी को
महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षक आएगा बाबर के बारे में ही बताएगा, महाराणा प्रताप वाले हों चाहे शेरशाह सूरी वाले हों, चुपचाप सुनेंगे, ठीक है। तो ये है शिक्षक केंद्रित। शिक्षक की जो इच्छा हुआ है, मतलब इच्छा मतलब वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है, लेकिन शिक्षक अपने हिसाब से वो पढ़ाएगा चीज़ों को। अगला है क्वेश्चन, शिक्षक केंद्रित शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। क्या अर्थ है शिक्षक केंद्रित शिक्षण के, क्या अर्थ है, अर्थ समझिए, ठीक है। अर्थ देखिए क्या है, बालक केंद्रित शिक्षण का संचालन। बालक केंद्रित शिक्षण का संचालन कौन करता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण द्वारा किया जाता है। मतलब बालक केंद्रित शिक्षण, जैसे बालक ने पूछ लिया कि सर आज हमको हुमायूं के बारे में बताइए, फिर उसने तो शिक्षक पूछ लिया, तो फिर वो शिक्षक क्या करेगा, हुमायूं के बारे में बताएगा, चाहे उसकी जो इच्छा होगी हुमायूं के बारे में वही पहले बताएगा, जो इच्छा होगी कि बाद में बताओ। मतलब अब शिक्षक, बालक ने तो पूछ लिया कि ये चीज़, अब शिक्षक केंद्रित हो गया कि अब शिक्षक अपने हिसाब से हुमायूं के बारे में कैसे बताता है। पहले उसका अंत बताता है कि पहले शुरुआत बताता है कि पहले जन्म बताता है, कैसे बताएगा, अब शिक्षक के ऊपर डिपेंड होगा कि उस टॉपिक से हुमायूं के बारे में अब शिक्षक ही बताएगा कि कब उसका जन्म हुआ, कब कौन सा लड़ाई किया, कब मारा गया, कब क्या हुआ, ठीक है। इसमें बालक नहीं कहेगा कि सर पहले मरने वाला बताइए, फिर बाद में लड़ाई वाला बताइएगा, फिर जन्म बताइए। शिक्षक केंद्रित हो गया। बालक ने पूछा तो बालक केंद्रित तो चल रहा था पढ़ाई, लेकिन पूछने के बाद वो टॉपिक अब शिक्षक केंद्रित हो गया, ठीक है। अब शिक्षक उसको डिटेल में बताएगा, क्या डिटेल में बताना है, कब किसको बताना है, वो शिक्षक के ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये बालक केंद्रित शिक्षण का संचालन शिक्षक केंद्रित शिक्षण द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा, शिक्षक केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत भाषण देते हुए शिक्षक के संबंध में शिक्षण के संबंध में कई तथ्यात्मक बिंदु बताए जा सकते हैं। देखिए, शिक्षक केंद्रित अगर शिक्षण हो रहा है तो शिक्षक जब भी लेक्चर देता है, भाषण देता है, तो उसमें बताते बताते बहुत सी ऐसी भी चीज़ें बता देता है जो उससे रिलेटेड हो और जो हो सकता है बुक में नहीं भी दिया हो, तो बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी जाती है शिक्षक द्वारा, ठीक है। बालक से केंद्रित शिक्षण में ऐसा कुछ है, जो बालक पूछा उसको बता दिया गया, लेकिन जब शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है तो शिक्षक फ्लो में आते हुए कई चीज़ों को भी बता देता है जो उससे रिलेटेड होता है, भले आपके सिलेबस में हो या ना हो, वो फ्लो में आके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और भी बता देता है, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है। अगला आप देखिए क्वेश्चन 7 6 हो गया ना, हाँ 6 हो गया। 7, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक किस विधि द्वारा छात्रों को ज्ञान देता है। मतलब देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण मतलब शिक्षक अब किस विधि द्वारा छात्रों को ज्ञान दे रहा है, मतलब शिक्षक केंद्रित में, ठीक है। तो दो तरीका है, एक व्याख्यान विधि और दूसरा शिक्षण विधि, शिक्षण शैली। शिक्षण शैली, जैसे एक ही टॉपिक दो टीचर पढ़ा रहे हैं तो दोनों की कोई जरूरी नहीं है कि शैली एक ही हो, ठीक है ना, शैली अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और यही रीज़न है कि जिसकी शैली, देखिए जैसे न्यूटन्स लॉ पढ़ाना है तो न्यूटन्स लॉ मान लीजिए यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो सैकड़ों पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। हो सकता है किसी की शैली अच्छी हो सकता है किसी की शैली ख़राब हो। जिसकी शैली अच्छी होगी आप एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा न्यूटन्स का क्या लॉ है, ठीक है। जिसकी शैली अच्छी नहीं होगी उसको 2 बार 4 बार भी देखेंगे तब भी कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं न्यूटन का ही नियम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई जाके उसमें बर्नौली का प्रमेय डाल देगा न्यूटन्स वाले में। सबका बताना वही होगा न्यूटन्स के लॉ, लेकिन आपको समझने का चक्कर है कि किसका समझ में आ रहा है किसका समझ में नहीं आ रहा है, तो डिपेंड करता है शैली पर। जिसकी शैली अच्छी होगी उससे आपको अच्छा मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसकी शैली ख़राब होगी उससे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चीज़ें वही बताएगा, सब लोग न्यूटन के बारे में बताएंगे, उसके लॉ के बारे में, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आएगी, शैली अच्छी नहीं है तो। और शैली अच्छी है तो एक बार में ही दिमाग के अंदर पूरा नीचे तक चला जाएगा कि चलो भाई अब ये कभी भूलेगा नहीं। तो शैली पे डिपेंड करता है। और एक है व्याख्यान, लेक्चर देना है, एक व्याख्यान करना, मुँह से बोलना है ऐसा करो ऐसे, जो चीज़ जैसे हम अभी क्या है व्याख्यान द्वारा ही बता रहे हैं, और कुछ ना कुछ हम इसमें शैली भी प्रयोग कर रहे हैं जिससे आप लोग को अच्छा लग रहा है। आप लोग के कमेंट से हमको पता लगता है कि हाँ भाई हमारी इस पढ़ाने की शैली आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट और लाइक करते जाइए ताकि हम और भी अच्छे से एनर्जाइड होकर आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अब तो हम कई किताबों का भी संग्रह कर लिए हैं, उन सबों में से जो भी बेस्ट होता है वो आपके लिए बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसका ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्याख्यान विधि क्या है। व्याख्यान विधि मतलब शिक्षक की मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब मुंह से जो जो चीज़ें वो बोलकर अभिव्यक्ति करता है, जो जो चीज़ें एक्सप्लेन करता है, वही है व्याख्यान विधि, ठीक है। मतलब एक्सप्लेनेशन, जो भी मुंह से शाब्दिक चीज़ें बोलता है करता है
वो सब व्याख्यान है, लेक्चर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 है व्याख्यान विधि कितने प्रकार की होती है। अब देखिए व्याख्यान विधि आ गया, अब कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में क्या होता है, कक्षा विषय की सीमा में बंधा हुआ है, मतलब कक्षा जो विषय है, विषय के अंतर्गत जो चीज़ है वही चीज़ बताया, ख़त्म, जो कि औपचारिक। ठीक है, एक होता है अनौपचारिक, मतलब कक्षा की परिस्थितियों की सीमा से दूर, मतलब जो टॉपिक है, मतलब जो अपना सिलेबस है वो चीज़ तो बताएं, उसके आसपास का भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते चले गए, तो क्या अनौपचारिक। मतलब उसमें उन्होंने सीमा को नहीं देखा कि हमको किस सिलेबस के किस हद तक पढ़ाना है, जो टॉपिक उठाया उस टॉपिक की सारी डिटेल बता दी, तो क्या अनौपचारिक। औपचारिक में जो सिलेबस में दिया है वही चीज़ आपको बता दिए, तो हो गया औपचारिक। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्याख्यान विधि के क्या क्या लाभ हैं। देखिए लाभ क्या क्या है, मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला, विषय का मौखिक चित्रण तथा प्रस्तुतिकरण उचित रूप से होता है। भाई कोई चीज़ अगर व्याख्यान, अगर मान लीजिए बोल दिया जाए बिना व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाइए, केवल लिख के पढ़ाई, कोई लिख के पढ़ा सकता है, जब तक मुँह से बोले नहीं, तो व्याख्यान विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सामूहिक शिक्षण में तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे मुँह से वो चीज़ों को चित्रण करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा, उचित रूप से करेगा, जैसे बताना है वैसे अपना एक्सप्रेशन बना के करेगा। कई टीचर तो नाचते गाते हुए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को कैसे भी समझ में आ जाए। समझ में आने से क्या होगा, वो और अच्छे से उसका इंटरेस्ट जगेगा और पढ़ाई करने में मन लगेगा। ठीक है, तो उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है ना व्याख्यान विधि में, वो उचित तरीक़ा से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है प्रभावशाली तरीके से संक्षिप्त समय में बहुत से तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब कम समय में बहुत से तथ्यों को वो बता सकता है मुझसे, लिखने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो कम समय में बहुत से तथ्यों को वो बता सकता है। अगला पॉइंट है व्याख्यान की क्रमबद्धता से विषय में रुचि बनी रहती है। व्याख्यान की क्रमबद्धता से, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, आज हम चैप्टर 12 पढ़ा रहे हैं, अब आपके मन में कहीं ना कहीं होगा कि अब अगला चैप्टर 13 आएगा, तो उसके लिए इंटरेस्ट बना रहेगा, अरे सर अब मतलब 13 लाएंगे, फिर मन में बना रहेगा कि हाँ 13 के बाद 14 आएगा, फिर तो आपके मन में इंटरेस्ट बना रहेगा कि हाँ अब ये सीरीज चल रहा है, ऐसे आएगा। तो ऐसे ही व्याख्यान विधि से सीरीज का पता लगते रहता है और वो सक्रिय बने रहते हैं छात्र। ठीक है, उसमें रुचि जगा रहता है उनका। ठीक है, उनको ये पता रहता है कि अगला कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, और उस टॉपिक को वो पहले से थोड़ा सा रिवाइज वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, अगला पॉइंट है किताबों द्वारा की गई प्रस्तुति में कहे हुए शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं। जैसे देखिए जो लिखा हुआ चीज़ है ना, जो बच्चा पढ़ रहा है तो समझ में आ गया तो उसके दिमाग में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, लेकिन बोला हुआ चीज़ ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो व्याख्यान विधि में सब चीज़ बोल कर बताया जाता है, तो बोला हुआ चीज़ ज़्यादा प्रभावशाली होता है लिखे हुई चीज़ों से। ठीक है, अगला है जैसे अब चीज़ हम PDF केवल आपको प्रोवाइड करा देते हैं, आप लोग सब लोग पढ़ते, कोई ज़रूरी थोड़ी सबको समझ में आ ही जाता, कुछ लोग को आ जाता, कुछ लोग को नहीं आता। ठीक है, लेकिन वही चीज़ हम बोल के बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि से आपको बता रहे हैं, आपको समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो व्याख्यान विधि के फ़ायदे आपको सामने सामने दिख रहा है। अगर हम PDF केवल दे देते, ये लो PDF और पढ़ लो, हो सकता है 10% बच्चे पढ़ पाते हो, समझ पाते, 90% बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन उसी को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, व्याख्यान कर दे रहे हैं, तो सबको समझ में आ जा रहा है। यही फ़ायदा है उसका, यही लाभ है व्याख्यान विधि का, सामने सामने आपको एग्जाम्पल मिल रहा है। ठीक, अगला पॉइंट है किताबों की कमी को पूरा करता है। देखिए व्याख्यान विधि से जो किताब में लिखा है वो तो लिखा है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो नहीं भी लिखा है टीचर उसको एक्सप्लेन करके बता देता है, कोई चीज़ पॉइंट छूटा भी रहता है, तो कह सकते हैं वो किताबों का पूरक भी हो जाता है व्याख्यान विधि। ठीक है, अगला पॉइंट है एक ही समय में छात्रों के बड़े समूह को शिक्षित किया जा सकता है व्याख्यान विधि। अब जैसे देखिए हम यहाँ व्याख्यान दे रहे हैं और हमारे चैनल पे हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों बच्चे जुड़े हैं, और एक ही समय में इसी आधे घंटे में 20 मिनट में जितने टाइम का ये वीडियो है, हज़ारों बच्चों को हम शिक्षित कर दे रहे हैं, हज़ारों बच्चों को बता दे रहे हैं। फ़ायदा है ना, एक ही बार में हम हज़ारों बच्चों को बता दिए। ठीक है, तो ये इसका लाभ हुआ। ठीक है, और इसका दूसरा लाभ है कि भाई हमको एक ही उतना ही एनर्जी लगा, चाहे 1000 बच्चे हों या लाख भी बच्चे होंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग भी उतना ही समझेंगे जितना आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि लाखों में सब्सक्राइबर चला जाए और हम लोग फिर 1000 की नहीं लाख की बात किया करें। ठीक है, आइए पॉइंट पे आते हैं। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। वही उच्च कक्षा B.Ed तो उच्च कक्षा है, तो उच्च कक्षाओं के लिए हम व्याख्यान कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, छोटे बच्चों को थोड़ी ना ऐसे पढ़ा के लेक्चर देंगे
और उनको समझ में आ जाएगा। उनको तो हाथ पकड़ के लिखना, चलो बेटा गोली बनाओ, डंडा लगाओ, फिर ऐसे करके क लिखो, तो उसको हाथ पकड़ के सिखाना होता है। ठीक है, उनको व्याख्यान करने से नहीं होगा कि ऐसे आगे करे चलो क लिखो, वो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। ठीक है, तो व्याख्यान विधि उच्च क्लासों के लिए है, बड़े क्लासों के लिए है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ठीक कम समय में अधिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। ठीक, व्याख्यान विधि द्वारा कम समय में अधिक पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 पॉइंट बताना है, 10 पॉइंट फटाफट आदमी एक्सप्लेन कर दिया हो गया। लिखने में या इससे तो ज़्यादा समय लगेगा ना, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जा सकता है। ठीक है, और यही एक प्लस पॉइंट है कि यूट्यूब आजकल ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ताकि लोग उसमें क्या करते हैं, व्याख्यान विधि से सब लोग पढ़ाते हैं, तो लोग कान में लीड लगाए और सुन रहे हैं, सोए हुए हैं सुन रहे हैं क्या ऐसे ऐसे, तो क्या व्याख्यान हो रहा है, वो लोग समझ में यही होता है कि PDF दे दिया, आपको लिख लिख के याद करना है, तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो कम समय में आप वीडियो देखकर सीख ले रहे हैं ना, कम समय में ही आधे घंटे का वीडियो, तो आधे घंटे में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यही अगर व्याख्यान विधि नहीं रहता, आपको अगर लिखना रहता, तो आधे घंटे में क्या एक चैप्टर कंप्लीट कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो यही फ़ायदा है व्याख्यान विधि का। ठीक है, पूरा रियल लाइफ एग्जांपल देके बता रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे समझ में आए और दिमाग में समझ में आ जाए, तो निकले नहीं। क्योंकि अपना टारगेट BEd नहीं है, अपना टारगेट अब CTET हो गया है, और CTET नहीं, सॉरी CTET बोल रहे हैं, सुपर टेट। ठीक है, क्योंकि अपना अल्टीमेट कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें सुपर टेट क्वालिफाई करना है। ये सब तो रास्ते के पत्थर है, रास्ते के माइलस्टोन है। BEd, टेट, इसके बाद टेट आएगा, टेट की भी हम अच्छे से तैयारी कराएंगे, ताकि जो लोग टेट अभी तक क्वालिफाई नहीं किए हैं वो लोग टेट को क्वालिफाई कर लें। और अगला सुपर टेट जो भी आने वाला है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो उस वैकेंसी में एक सीट अपना पक्का करना है। आपको बस एक ही सीट चाहिए, उस सीट को पक्का करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से तैयारी करिए। अब ये समय नहीं रहा कि अब BEd दे लेंगे, फिर कुछ दिन आराम करेंगे, फिर टेट की तैयारी करेंगे, नहीं। अब लगे हाथ पूरा सुपर टेट के लिए भिड़ जाइए अभी से ही। सुपर टेट के लिए भिड़ने का मतलब है आप BEd को निकालिए, फिर टेट में जाइए, फिर सुपर टेट में जाइए। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर दिए, टॉपिक वाइज उसमें फ़ाइल बना दिए। अगर फाइल पे क्लिक करेंगे तो PDF खुलेगा, अगर यूट्यूब के लिंक पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब खुलेगा, और बीच में उसका नाम दिया हुआ है कि इसके अंदर यूट्यूब या फाइल के अंदर है क्या। जैसे सूक्ष्म शिक्षण है, तो सूक्ष्म शिक्षण आपको पढ़ना है तो आप टेलीग्राम खोलिए चैनल, देखिए सूक्ष्म शिक्षण कहाँ लिखा हुआ है। जहाँ सूक्ष्म शिक्षण लिखा है उसके ऊपर एक लिंक होगा, उसके ऊपर PDF का सिंबल होगा, उस PDF को क्लिक करेंगे तो PDF खुल जाएगा। उस सूक्ष्म शिक्षण के जस्ट नीचे यूट्यूब का एक लिंक होगा, वहीं पर उसको क्लिक करेंगे तो सूक्ष्म शिक्षण का यूट्यूब खुल जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा उससे। ठीक है, आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सके BEd में, और अच्छा नंबर तो आए ही, आप टेट भी क्वालिफाई करें और सुपर टेट भी अच्छे से निकालें, ताकि आपके यहाँ में गवर्नमेंट जॉब आ जाए और आप हंसी खुशी अपना जीवन यापन करें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्यान विधि के क्या क्या दोष हैं? भाई दोष तो सब चीज़ों में होता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अच्छा है तो उसमें कोई खराबी नहीं होगा। खराबी सब में होता है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। तो देखिए क्या क्या इनके दोष हैं। इनका दोष है छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो भाई छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, छोटे बच्चों को तो हाथ पकड़ के बताना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है छात्रों में मानसिक, तार्किक व आलोचनात्मक शक्ति का विकास में कमी रह जाएगा। बिल्कुल कमी रहेगा। क्यों कमी रहेगा? क्योंकि व्याख्यान विधि में हम लेक्चर दे रहे हैं, छात्र केवल सुन रहे हैं। उनके मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ नहीं पा रहे हैं, केवल सुन रहे हैं। हम तो व्याख्यान कर रहे हैं ना, तो सुन रहे हैं, तो उनके अंदर तार्किक चीज़ें या आलोचनात्मक चीज़ें कि सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, केवल सुने जा रहे हैं। तो ये चीज़ का विकास नहीं हो पाता, कम होता है। अगला पॉइंट है, इसमें छात्र पूर्णतः निष्क्रिय रहते हैं। बिल्कुल निष्क्रिय हैं, वो चुपचाप ऐसे सुन रहे हैं कहानी की तरह, टीचर बोले जा रहे हैं, वो छात्र निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, एक तारतम्य टूट जाने पर ज्ञान खंडित व अधूरा है। जैसे मान लीजिए व्याख्यान विधि चल रहा है, एक सिलसिला में पता चला बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ गया, कुछ ऐसा हो गया जिससे क्लास डिस्टर्ब हो गया। क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर वो रिदम टूट जाएगा। तारतम्य वही रिदम को बोला गया है, मतलब जो पढ़ाने की लय है एक बार टूट गई, जब लय टूट जाता है तो फिर उसको लय में कनेक्ट करना फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ज्ञान खंडित और अधूरा रह जाता है, फिर उसको अगले दिन या अगली बार बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो लय नहीं मिल पाएगा जिस लय से हम लोग पढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कमी है, इसमें दोष है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण शैली क्या होता है? इस शैली के बारे में अभी स्टार्टिंग में बताएं, पढ़ाने का तरीका।
शैली क्या होता है? देखिए, शिक्षण शैली के साधन है, मतलब शिक्षण शैली शिक्षण के साधन है। थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, शिक्षण लिखना हम भूल गए हैं। शिक्षण शैली शिक्षण का साधन है, यानी पढ़ाने का वो साधन है, तरीका है, जो बालकों को शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है, जो बालकों को शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, शैली अच्छा होगी तो बालक अच्छे से सीख लेगा, शैली खराब होगी तो बालक अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो यही शैली से ही डिपेंड करता है कौन सा अच्छा टीचर है, कौन सा खराब टीचर है। आप लोग उसका मूल्यांकन करते हैं कि कौन अच्छा है, कौन खराब है। ठीक है, जिसकी शैली है, मतलब दिमाग जो डायरेक्ट दिमाग में अंदर तक इंस्टॉल कर दिया चीज़ों को, तो उसकी शैली अच्छा है कहीं ना कहीं, चाहे जैसे भी कहे। कोई जरूरी नहीं है कि लाइन बाई लाइन का है, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देके कहे, जैसे भी करे वो दिमाग में अगर सेट हो गया जो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसकी शैली कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाएगी। और कोई 4 बार भी बताए, 5 बार भी बताए और आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब उसकी शैली अच्छी नहीं है। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हर्बर्ट उपागम क्या है? हर्बर्ट उपागम, तो इसका अगर प्रवर्तक पूछता है कि किसने बनाया था, तो कोई मूर्ख बच्चा भी बता देगा कि भाई हर्बर्ट उपागम को हर्बर्ट साहब ने ही बनाया होगा, बताया होगा। ठीक है, तो इसके प्रवर्तक हर्बर्ट साहब ही है। ठीक, तो इसमें ये क्वेश्चन कोई नहीं बन रहा है। ठीक है, हर्बर्ट साहब का नाम पे उनका उपागम बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐसी क्या खासियत थी, हर्बर्ट साहब ने ऐसा क्या खासियत करके बनाया कि भाई ये भी एक उपागम है? तो उन्होंने बताया, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, मतलब जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं उस चीज़ को पहले जो पढ़ा चुके हैं उस चीज़ से कनेक्ट कर देना, यही है हर्बर्ट साहब का उपागम। मतलब नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर शिक्षार्थी को ज्ञान दिया जाता है, जिससे उसको सीखने में सुगमता होती है। जैसे आज हम कोई चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, उस चीज़ को जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो पहले पढ़ाए हैं, उससे उसको कैसे भी कनेक्ट कर दें, अगर किसी तरीके से अगर कनेक्ट कर दें, तो उस कनेक्ट करने का जो विधि है, जो तकनीक बताया था उन्हें हर्बर्ट साहब ने, कि अगर इस विधि से आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ने में बहुत ही सुगमता होगा, बहुत आसानी से वो समझ जाएंगे, वो लिंक बना लेंगे। ठीक है, तो ये है हर्बर्ट उपागम। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन, हर्बर्ट उपागम के कितने सोपान हैं? कितने सोपान या कितने स्टेप्स हैं? तो इनके 5 स्टेप्स हैं। पहला है प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर है व्यवस्था, फिर है तुलना, फिर है मूल्यांकन। मूल्यांकन तो सब में रहेगा, कहीं कुछ आ रहा है पढ़ने लिखने का काम तो लास्ट में मूल्यांकन होना है। ठीक है, जैसे अभी आपने 2 साल बीएड पढ़ा तो अभी मूल्यांकन आ रहा है ना, अभी मूल्यांकन के समय लोग तैयारी कर रहे हैं जम के कि ये कैसे कैसे अच्छे से नंबर पा जाए, अच्छा नंबर मिल जाए। ठीक है, यही साल भर अगर थोड़ा थोड़ा चैप्टर वाइज पढ़े रहते तो इतना परेशानी नहीं होता है। तो भाई कहीं ना कहीं मूल्यांकन की वजह से हम लोग सीख रहे हैं। अगर मूल्यांकन नहीं रहता तो हम लोग पता चला डिग्री मिल गई, कुछ जानकारी हुआ नहीं। तो मूल्यांकन एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को गहराई से पढ़ने पर जोर देने की। गहराई से बच्चे पढ़ेंगे और समझ में आएगा उनको, और उस चीज़ों को समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। ठीक है, मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो पहला हो गया प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर व्यवस्था, फिर तुलना, फिर मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण में मुख्य रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब जब भी हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ठीक है, प्रस्तावना मीन्स हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बता दिए क्या चीज़ पढ़ाना है। जैसे हम चैप्टर 12 पढ़ाना था तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई बाल केंद्रित और शिक्षण केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित तो बाल केंद्रित में पढ़ के और शिक्षा केंद्रित के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बाकी खत्म। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मोटे तौर पे बता दिए। फिर हो गया प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन, कैसे चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मूवी है, मूवी आप लोग बहुत देखे होंगे। तो जैसे एक सीन दिखाना है कि कोई हीरोइन आ रही है और वो केले के छिलके पे उसका पैर पड़ता है और वो गिरती है, ये एक सीन है, उसको लेना है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन कई तरीके से हो सकता है। कैसे? जैसे देखिए, एक बार केले का छिलका दिखाया, फिर हीरोइन का दिखाया, फिर केले का छिलका, फिर हीरोइन, ऐसे दिखाएगा, बार बार दिखाएगा। एक बार दिखाएगा कि उस पर पैर पड़ा और स्लिप करके गिर गई। तो एक हो गया रिप्रेजेंटेशन। दूसरा रिप्रेजेंटेशन होगा कि पहले केले के छिलके को जूम करके दिखा देगा कि उस जगह पे केले का छिलका है, फिर उस हीरोइन को उस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाएगा और दिखते हुए जाएगा कि हीरोइन जा रही है, केले के छिलके पर पैर पड़ा, गिरी। मतलब एक ही सीन दिखाना है कि हीरोइन गिरी, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग हुआ। पहले वाले में क्या था, पहले केले के छिलके, फिर हीरोइन, केले का छिलका, फिर हीरोइन, ऐसे ऐसे करके आप देखे होंगे, ऐसे दिखाता होगा जल्दी करके, उसके बाद स्लिप करके गिर गई। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, पहले केले के छिलके को जूम कर दिया, आपके दिमाग में आ गया कि वहाँ केला का छिलका है, फिर वहाँ पे ऐसे हीरोइन जा रही है और पैर पड़ा और स्लिप कर गई। तो ये चीज़ हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन का बहुत ही महत्व होता है कि चीज़ों को हम कैसे, किस हिसाब से रिप्रेजेंट करें, किस हिसाब से बताएं ताकि सामने वाले के दिमाग में सेट हो जाए
कि हम क्या चीज़ बताने जा रहे हैं, क्या चीज़ समझाने जा रहे हैं, क्या चीज़ दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो जूम करके दिखाया केला का छिलका, मतलब आपके दिमाग में सेट हो गया कि केला का छिलका है, या फिर दिखा रहा है कि उसकी तरफ जा रही है, इसका मतलब आपके दिमाग में सेट हो गया कि जा रही है तो उस पर पड़ेगा उस पर पैर तो गिरेगी। ठीक है, और पहले वाले में क्या ऐसे बार बार दिखाया तो आपको भी लगेगा कि हाँ बार बार दिखा रहा मतलब उसी के डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन चीज़ें सेम है। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण में मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए कौन कौन सी बात। पहला बात है शिक्षक के कार्य सुनिश्चित होने चाहिए। तो शिक्षक का कार्य है वो सुनिश्चित होना चाहिए कि हमको क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करना है। ठीक, शिक्षक पहले से नियोजित करके आएगा भाई हमको क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करना है। यानी कि वहाँ जाकर ढूंढेगा भाई मेरा PDF कहाँ है, मेरा PPT कहाँ है। वो PPT पे अपना एक बना लेगा, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, ऐसे करके, और सुनिश्चित कर लेगा कि जो चीज़ें हैं वही चीज़ हम उसमें डालने हैं, पहले से डाल के रेडी करके आएगा, 1 बाय 1 सबको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सुनिश्चित होना चाहिए कार्य क्या क्या हमें शो करना है, वहाँ रिप्रेजेंट करना है। दूसरा है शिक्षक को पाठ्य वस्तु के स्वरूप को निश्चित रखना है। पाठ्य वस्तु के स्वरूप को मतलब जो पाठ्य वस्तु है वही से रिलेटेड चीज़ों को निश्चित रखना है, ना कि कुछ भी दिखा रहे ना, जो पाठ्य वस्तु उसी के हिसाब से जो उसका स्वरूप है उसी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये नहीं कि रिप्रेजेंट करते करते कहीं और भटक जाए और हम अपने जो पाठ्य वस्तु उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करके वहीं तक जाना है। ठीक है, ये नहीं कि कहीं और दिशा में चले जाए, पढ़ना कुछ और है बता कुछ और दिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुतिकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए विशेषताएं क्या है प्रस्तुतिकरण की, रिप्रेजेंटेशन की विशेषता। पहला सुनिश्चितता, फिर पूर्व कथनीयता, फिर ज्ञान का स्वरूप। सुनिश्चितता, पूर्व कथनीयता, ज्ञान का स्वरूप। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है प्रस्तुतिकरण की इनमें से कौन प्रस्तुतिकरण की विशेषता नहीं है, तो ये 3, चौथा कुछ और दे दिया। आप ध्यान में कर लीजिए कि सुनिश्चितता में जो सुनिश्चित है, पूर्व कथनीयता मैंने पहले से जो कथन कहा गया है, ठीक है, जो पहले से कहे हैं वो भी होना चाहिए प्रस्तुतिकरण में। जो चीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी रहना चाहिए प्रस्तुतिकरण में। सुनिश्चितता तो रहनी चाहिए कि जो चीज़ बताना है वो चीज़ बिल्कुल रहे। और ज्ञान का स्वरूप मतलब जो चीज़ें अब हमको जो चीज़ें हमको एक्सप्लेन करना है, जो चीज़ें बताना है उसका पूरा स्वरूप उसमें होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रस्तुतिकरण की विशेषताएँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। मूल्यांकन उपागम किसके द्वारा दिया गया है। देखिए मूल्यांकन एक उपागम है। अभी हम लोग पढ़े ना, ये उपागम एक पढ़े, कौन सा उपागम था अभी, ये पढ़े हम लोग हार्वर्ट उपागम पढ़े, हार्वर्ट ने दिया था। ठीक है, अब अगला है हम लोग पढ़े मूल्यांकन उपागम। मूल्यांकन उपागम किसने दिया था, BS ब्लूम। इनको याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, आपको B.Ed में बहुत इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो BS ब्लूम, इन्होंने देखिए सब लोग अपने नाम पे रखते हैं उपागम का नाम, इन्होंने मूल्यांकन के नाम पे रख दिया, अपना नाम नहीं रखे। ठीक है, तो अपना अपना सोच जैसे भी। ठीक है, तो BS ब्लूम साहब ने, तो ये क्वेश्चन बन गया। अभी हार्वर्ट साहब में क्वेश्चन नहीं बना कि हार्वर्ट उपागम किसने प्रतिपादित किया क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि मूल्यांकन उपागम किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो BS ब्लूम, अगर यही इसी का नाम रहता BS ब्लूम उपागम तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि तो फिर कोई भी बता देता ना। तो मूल्यांकन उपागम BS ब्लूम ने दिया था। ठीक है, BS ब्लूम। अगला देखते हैं DV एंड किलपैट्रिक उपागम। DV एंड किलपैट्रिक उपागम क्या है। ठीक है, और मूल्यांकन उपागम क्या है, तो आपको मालूम है मूल्यांकन उपागम में क्या होता है, मूल्यांकन करना वही है, तो मूल्यांकन उपागम। ठीक है, तो ये इस पर क्वेश्चन हमें नहीं बताया है। मूल्यांकन उपागम का मतलब हो गया वही मूल्यांकन करके बताना बच्चों को। ठीक है, और कौन दिए थे, BS ब्लूम। अगला है डेव्यू एंड किलपैट्रिक उपागम क्या है। तो इसमें क्या है, इसमें विद्यार्थियों को ज्ञान उनके जीवन की समस्याओं के अनुभव से दिया जाता है। मतलब उनके जीवन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको एक एग्जाम्पल के तौर में प्रस्तुत करके उनको बताया जाता है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे ऐसे, मतलब उस चीज़ों को समझाया जाता है रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर। तो किलपैट्रिक उपागम में क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब उनके द्वारा विद्यार्थियों को उनके जीवन से समस्याओं के समाधान के अनुभवों से दिया जाता है। ये हो गया डेव्यू एंड किलपैट्रिक उपागम। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, चक्रीय योजना का प्रतिपादन किसने किया। चक्रीय योजना इसका किए थे मॉरिसन ने। अगर यही रहता मॉरिसन योजना तो नाम याद करने की जरूरत नहीं होती। अब आगे चक्रीय योजना तो नाम याद करना पड़ेगा, मॉरिसन ने चक्रीय योजना का प्रतिपादन किया। ठीक है,
और देखिए मॉरिसन उपागम किस चीज़ पर अधिक बल देता है? मॉरिसन उपागम किसने दिया है तो अंडरस्टूड हो गया कि मॉरिसन नहीं दिए होंगे। अब ये उपागम जो है किस चीज़ पे अधिक बल देता है? तो यह है शिक्षण में परिपाक। परिपाक का मतलब होता है एसिमिलेशन, या इसको आप कह सकते हैं मैचुरेशन, मीन्स परिपक्वता आ जाएगा, एकदम वो हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, बढ़िया से आ जाए, ठीक है, कंठस्थ हो जाए। तो शिक्षण में परिपाक को प्रधानता देता है। मतलब मॉरिसन उपागम ऐसा उपागम है जो चाहता है कि शिक्षण जो हुआ वो चीज़ एकदम कंठस्थ हो जाए, परिपाक हो जाए, उसमें एसिमिलेशन हो जाए, मैच्योर हो जाए उस टॉपिक में, ठीक है। अगला है 21। अमेरिकन उपागम में किस उद्देश्य की प्राथमिकता दी जाती है? मतलब अमेरिकन उपागम में कौन सा उद्देश्य का प्राथमिकता है? तो देखिए शिक्षण अधिगम उद्देश्य, मतलब जो शिक्षण हो रहा है, शिक्षण से जो अधिगम होगा उसका जो उद्देश्य है उसकी प्राथमिकता होती है अमेरिकन उपागम में। अमेरिकन उपागम में शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राथमिकता होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ब्रिटिश उपागम में किस क्रियाओं का ज़्यादा महत्व दिया जाता है? मतलब ब्रिटिश उपागम में कौन सी क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया जाता है? ये है पाठ योजना निर्माण में शिक्षक की क्रिया है। मतलब पाठ योजना का निर्माण है ना, उसमें शिक्षक की क्रिया पर ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। शिक्षक को बार बार चेक किया जाएगा, आपने पाठ योजना बनाया तो कैसे बनाया, कैसे मतलब किस तरीके से बनाया, अच्छे से, मतलब शिक्षक की क्रियाओं पर ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। और छात्रों के मूल्यांकन पर अधिक बल दिया जाएगा। और छात्रों का मूल्यांकन मतलब पाठ योजना अच्छे से बनना चाहिए, उनका मूल्यांकन अच्छे से होना चाहिए। जब ये दोनों होगा तो बीच की चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और भारतीय उपागम, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपागम किस उपागम पर आधारित है? मतलब इतने सारे उपागम हम लोग पढ़े, हर्बर्ट, मॉरिसन और अमेरिकन, ब्रिटिश, ठीक है। तो इसमें से भारतीय उपागम किस पर आधारित है? तो भारतीय उपागम अमेरिकन और ब्रिटिश पर आधारित है। मतलब भारतीय उपागम में अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों का प्रभाव झलकता है, दोनों का प्रभाव है इसमें, ठीक है। तो भारतीय उपागम किस पर आधारित है? अमेरिकन तथा ब्रिटिश उपागम दोनों पर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद ये मेरा कुछ चैनल लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, जिससे आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। ताकि चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, जो लोग पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कोशिश करें और आप लोग के लिए वीडियो बनाएं और आप लोग बीएड, टेट और सीटेट तीनों को अच्छे से क्वालिफाई करें, ठीक है। और आपके हाथ में सरकारी नौकरी आ जाए, इससे ज़्यादा खुशी हमको नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा खुशी आप लोग की सफलता में मिलेगी, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। मिलते हैं, होप कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।